ओके। हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 हैलो एल्कीन्स और हैलो अरीन्स के ऊपर। एंड पिछले लेक्चर में हमने खत्म कर दिया था अप टू 76 क्वेश्चन, जो कि था डिस्कस द नेचर ऑफ द सी एक्स बॉन्ड्स इन हैलो अरीन्स। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 77 से। और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है पूरे क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब फॉलो हम ये पैटर्न करेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 77 और 78 कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम कर लेंगे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप्स, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप्स एक बार हमने कर लिया, फिर हमारा जो मैच द फॉलोइंग और असर्शन है वो हो जाएगा, क्योंकि वो भी थोड़े बहुत थियरी थियरी टाइप ही है। लॉन्ग आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चन है, ज्यादा रिएक्शन उसमें उतने बड़े बड़े नहीं है, ठीक है। समझाने पर्पस के लिए होंगे, अगर रिएक्शन उस पर होंगे तो वो करके फिर हम मैच और असर्शन रीजन कर लेंगे। ओके ओके। तो बस यही आज के लेक्चर का प्लान ऑफ अप्रोच है। तो क्वेश्चन नंबर 77 से अब हम सीधे स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है, हाउ कैन यू ऑब्टेन आयोडो इथेन फ्रॉम इथेनॉल व्हेन नो अदर आयोडीन कंटेनिंग रिएजेंट एक्सेप्ट NaI इज अवेलेबल इन द लैबोरेटरी। तो वो बोल रहा है बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले एथेनॉल से, जो कि है ये, और फाइनली हमें चाहिए ये, ठीक है। और कंडीशन हमारी ये है कि इस पूरे प्रोसेस के लिए हमारे पास है खाली NaI, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। NaI ही है, आयोडीन को पाने का एक तरीका है, ठीक है। अब हमने एक चीज देखी थी कि अगर हम अल्कोहल में यूज करें रेड फॉस्फोरस और Br2, तो फिर क्या होता है, ये बन जाता है ये, ठीक है। और फिर इस रिएक्शन के बाद अगर हम Br2 में यूज कर ले NaI, तो ये क्या है, हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है इसमें और ये दे देगा ये, राइट। जो कि हमें ओवरऑल हम क्या बुलाते हैं, इस चीज को हम बुलाते हैं ओवरऑल फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल हम उसको यही बुलाते हैं। ओके। तो ये एक तरीका है जिससे हम इस वाले रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग कि पहले हम रेड फास्फोरस और ब्रोमीन 2 ले लें, जिससे ये Br2 बन जाएगा। फिर NaI से रिएक्ट करके वो CCI हो जाएगा, मतलब क्लोरो क्लोरो आयोडो इथेन हो जाएगा, सॉरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। साइनाइड आयन एक्ट्स एज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहली चीज, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसमें दो दो डोनर एटम्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल में। तो या तो वो माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर आ सकता है, या फिर कोई और केस में वो माइनस चार्ज आ सकता है नाइट्रोजन के ऊपर। लेकिन माइनस चार्ज दोनों में आने की पॉसिबिलिटी रखता है, और ऐसे वाले न्यूक्लियोफाइल्स को हम बोल देते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब कौन से साइड से, यानी कि नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे हो या नाइट्रोजन पे हो, कौन से साइड से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाएगा एक्वस मीडियम पे। और फिर उसके बाद बोले गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर, ठीक है। अब क्या है, हमने ये देखा है कि CC बॉन्ड जो है, ठीक है, हमें ये एक चीज फैक्ट के साथ तौर पे पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ CC बॉन्ड इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ CN बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ CC बॉन्ड इज ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द CN बॉन्ड। और अगर हम ये चीज इन माइंड रखें, ठीक है, तो अगर हम किसी RX के साथ CN लगा दें, तो अगर कार्बन अटैच करेगा तो एक CC बॉन्ड फॉर्म होगा। उसी तरह अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो फिर एक CN बॉन्ड फॉर्म होगा।
अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम बोलेंगे कि ये चीज जो है ज्यादा प्रेफरेबल होगी, है ना। और इसीलिए हम बोलेंगे कि वो कार्बन साइड से एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, और उसका रीजन बेसिकली ये है। ओके, देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम कार्बन एंड। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम कार्बन एंड, और रीजन ये है स्ट्रेंथ ऑफ सीसी बॉन्ड इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ सीएन बॉन्ड। तो इसी के साथ हमारा जो शॉर्ट आंसर टाइप है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लॉन्ग आंसर टाइप वाले कर लेते हैं, फिर हम मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन वाले वो क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो लॉन्ग आंसर टाइप मतलब क्वेश्चन नंबर 95 पहले करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि some alkyl halides undergo substitution whereas some undergo elimination reaction on treatment with bases. Discuss the structural features of alkyl halides with examples which are responsible for this difference. ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक तो कि हमारे रिएक्शंस के रिएजेंट्स के डिफरेंसेस से एक न्यूक्लियोफिलिक साइड में चले जाता है और एक एलिमिनेशन साइड में चले जाता है। हमने देखा था कि अल्कोहलिक KOH जो है वो एलिमिनेशन में चले जाता है, एंड उसी के साथ एक्वस KOH जो है वो चले जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में चले जाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर चले जाता है। अब हमें दो तीन चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहला चीज कि जो हमारा दो चीजें हो सकती है, राइट। मान लो हम कोई ऐसा कंपाउंड ले लें और इसमें हम डाल देते हैं अल्कोहलिक KOH, तो पहला ये होता है कि ये ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा SN1 में भी है, लेकिन ऐसा ही चीज E1 में होता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा SN2। SN2 में क्या होता है, जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, मान लो X माइनस है, वो रेयर अटैक करके आता है और वो एक इन्वर्जन कॉज कर देता है। ठीक है, तो वो इन्वर्जन जो कॉज कर देता है वो सब्स्टिट्यूशन उस तरह से होता है, और SN1 में कार्बोकैटायन से वो होता है। ठीक है, अब रिएजेंट की अगर हम बात करें तो अगर एक रिएजेंट एक वीक बेस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एंड अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन होगा। ओके, वीक बेस से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस से एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। अब अल्कोहलिक KOH बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक्वस KOH एक कम वीक बेस है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस यही होता है, मेन तो यही हो रहा है। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस तुम कैसे बताओगे, तुम रिएक्शन से बता दोगे। तो अगर हम बात करें SN2 मैकेनिज्म की, मान लो हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं ऐसा, और Cl बोल लो इधर आ रहा है। ठीक है, इस पे हमारा एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है X माइनस, तो SN2 की अगर हम बात करें तो ये पीछे से आएगा और ये पूरा इन्वर्ट कर देगा उसको। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो चीज है अब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरह, एंड हमने SN1 वाला तो मैंने वहीं लिख दिया था कि वो यहां पर सीधे आएगा, X माइनस इधर लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें एलिमिनेशन में क्या है, मान लो यही चीज बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यही एलिमिनेशन है, तो क्या होगा कि ये यहां आ जाएगा और यहां पर ऐसा बन जाएगा वो। तो ये देख सकते हो इन्वर्जन हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में, और कभी कभी इन्वर्जन नहीं हो रहा है, अल्कीन फॉर्म हो रहा है। दीज आर द मेजर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो कि होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस का एग्जाम्पल यही है। तो अगर हमें नीटली इसका एक एग्जाम्पल लिखना है तो मान लो हम ले रहे हैं कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहां मैं लिख रहा हूं अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगा, बीच में एक इंटरमीडिएट ये फॉर्म होगा,
जिससे या ये हो जाएगा। ओके, अब डाल दो एक्वेस क्यूएच। एक्वेस क्यूएच, तो यहाँ एक काम करो, इसको एक्स लिख देते हैं। ठीक है, एक्वेस क्यूएच। अब यहाँ पर क्या होगा, दो चीजें हैं, या तो ये एक कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा जो कि आगे जाके ये फॉर्म कर देगा। ओके, विच इज मोर प्रेफरेबल थिंग, हमने पिछले लेक्चर में देखा था व्हाई दैट इज। लेकिन ओके, हाइपोथेटिकली मान लो अब इसमें SN2 भी होगा। ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लो इसमें SN2 भी होगा, तो इसमें अब फिर क्या होगा, ये हो जाएगा, ऐसे आएगा, पीछे से आ जाएगा हमारा OH माइनस, और ये जो X है ये यहां से निकल जाएगा सामने से और पूरा इन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्वर्ट होने में क्या होगा कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज एक्वस KOH में। सो ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आप तुम माइंड में रख सकते हो, दीज आर द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। ओके, some halogen containing compounds are useful in daily life. Some compounds of this class are responsible for exposure of flora and fauna to more and more UV light, which causes destruction to a great extent. Name the class of these halo compounds and what, in your opinion, should be done to minimize this effect. Now, मैंने जैसे बोला था कि इसमें क्या है कि थोड़ा सा तुम्हारे पिछले जो लेक्चर में हमने बोला था कि एनसीईआरटी के जो यूजेस का सेक्शन है उस सेक्शन से ये वाले क्वेश्चंस जो है वो उठाए गए हैं। ओके, तो अब हम अगर देख सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड जो ये बोल रहे हैं, राइट, जो हम फ्लोरा फौना में यूज करते हैं, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोजिंग फ्लोरा फौना टू मोर एंड मोर यूवी लाइट। मतलब फ्लोरा फौना मतलब जैसे हमारे क्रॉप्स हो गए, हमारे घास हो गए, या हमारे एनिमल्स हो गए, तो इनको यूवी लाइट से ज्यादा वो कर रहे हैं। तो हमारे पास मेजरली यहाँ पर तीन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, 3 कंपाउंड्स एग्जिस्ट। ओके, और वो 3 कंपाउंड है, पहला तो है हमारा डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वो है हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन, और तीसरा हमारा है ट्राई आयोडो, अब ऐसे लिख लेते हैं उसे, ट्राई आयोडो मीथेन। ठीक है, और ये क्या है, हम जनरली इसको यूज करते हैं एज पेंट रिमूवर्स। ठीक है, इसको हम जनरली बोलते हैं ड्राई क्लोरोमीथेन को हम जनरली यूज करते हैं एज सॉल्वेंट्स फॉर फैट्स और एक्सेट्रा। जो मैं फैट्स लिख देता हूं, और इसको जनरली हम यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक। ओके, अब ये 3 कंपाउंड्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोजर ऑफ फ्लोरा फौना टू मोर एंड मोर यूवी लाइट। ठीक है, अब बेसिकली तुम अगर बात करो इसके, तुम बचाओगे कैसे, राइट? व्हाट वुड यू डू टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स? तो मत यूज करो, एज सिंपल एज दैट। इसका यूजेज तुम जितना कम करोगे तो दैट इज बेटर। ओके, एंड अगर हम थोड़े और कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो थोड़े और कंपाउंड्स हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था DDT, जो कि मेन रीजन इसका है कि ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट? एंड क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बेसिकली ये ऐसे मान लो अगर हमारा ये ग्रास है, हमारा फ्लोरा है ये, तो ये इसके ऊपर ऐसे अक्यूमुलेट हो जाता है, और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो वो अक्यूमुलेट हो जाता है इधर ऐसे। और फिर जब हमारे जो एनिमल्स हैं या हमारे जो फौना है वो इसको खाते हैं, तो ये चीजें उधर जाके इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। ओके, तो दैट इनवर्सली अफेक्ट्स हमारे फ्लोरा फौना को। बट जो अगर हम यूवी लाइट के बारे में बात करें तो वो उसके मेन 3 ये है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड ट्राइडो मीथेन। ओके, प्रॉपर थियरी क्वेश्चन था ये। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 97 है, why are aryl halides less reactive towards nucleophilic substitution reaction than alkyl halides, and how can we enhance the reactivity of aryl halides? ठीक है। अब अगर हमने देखा था कि मेन चीज है, हमने 2-3 लेक्चर से बहुत ये बात करी कि अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब उसका रीजन क्या है? तो अगर हम एक अराइल हैलाइड की स्ट्रक्चर देखें, जो कि है ये, डायरेक्ट हम एक बेंजोइल क्लोराइड बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमने बेसिकली पिछले उसमें देखा था, अब मैं CCl लिख रहा हूं इधर, ठीक है, ये बॉन्ड के बारे में बात करने के लिए। तो CCl बॉन्ड अक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी, पार्शियल डबल बॉन्ड लिख लेते हैं, ठीक है। और इसका मेन रीजन हमने देखा था कि ये जो हमारे लोन पेयर पड़े हुए हैं, ये आ जाते हैं ऐसे रेजोनेंस के अंदर इस पे। अब इस पे रेजोनेंस हो रहा है तो उसमें क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड रख लो तुम इसके ऊपर, ठीक है। और एक रीजन बेसिकली इसका ये बन जाता है लेस रिएक्टिविटी का, कि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना पड़ता है। और क्योंकि वो हमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना पड़ रहा है, तो हम बेसिकली उसमें ये कहेंगे कि ओवरऑल उसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, बिकॉज हमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना है यहाँ। दूसरी चीज है, यहां पर अब सारे जो कार्बन हैं आर sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। जो 6 के 6 कार्बन है वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। और हमने देखा है कि sp2 हाइब्रिड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज्यादा खींच के रखेगा। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये क्योंकि sp3 है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा टाइटली रहेंगे इसके क्लोजर, ओके। दिस पुल्स इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली कंपेयर्ड more tightly than more tightly by sp2 carbon than compared to sp3 कार्बन, ओके। तो अब क्या होगा, अब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा तो रिएक्टिविटी के टाइम पे वो कैसे इसको डोनेट कर पाएंगे, वो डोनेट करने में थोड़ा दिक्कत होगी, है ना। तो ये एक और रीजन है कि इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी हमारे अराइल हैलाइड्स के केस में कम क्यों हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो बेंजीन रिंग है वो काइंड ऑफ लाइक अच्छी तरह एक्टिवेटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन में वो हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई इन बेंजीन। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, अब तो क्या होगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें हाई, अब तुम न्यूक्लियोफाइल लाओगे और उसमें एसिड डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, वो उसे और हाई करना क्यों चाहेगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा और उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा, राइट। अब ये एक छोटा सा फैक्ट है जो उस पर इफेक्ट करता है, और ये इसको निकालना एक्चुअली बहुत इजी है कि तुम एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाल दो, ओके। टू सॉल्व दिस यूज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। बस तो ऐसे इन 2-3 रीजंस की वजह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा अराइल हैलाइड्स है वो अल्काइल हैलाइड्स के कंपेयर्ड में लेस रिएक्टिव है। जो पहले 2 रीजन है वो ज्यादा प्राइमरी टाइप रीजन है, कि एक है कि पार्शियल बॉन्ड रहता है, तो फिर पार्शियल बॉन्ड में अगर हम देखें तो फिर वो स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी कंपेयर टू दैट ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, तो उसको ब्रेक करने के लिए और एनर्जी चाहिए, और उतना अगर एट टाइम्स हम अक्वायर कर नहीं पाते हैं तो वो रिएक्शन नहीं होता है,
दूसरा हमने देखा कि सारी चीजें sp2 कार्बन को कनेक्टेड है और sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है sp3 कार्बन से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स देने में रिएक्शन के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो दे नहीं पाएगा, इसीलिए वो रिएक्टिविटी में अफेक्ट करेगा। ठीक है। और उसी तरह अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बेंजीन में थोड़ा हाई रहता है, और अगर न्यूक्लियोफाइल ऐसे हम डालेंगे, हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। लेकिन ये एक टेम्पररी टाइप प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स उठाएं, हम ये वाला प्रॉब्लम ठीक ठाक सॉल्व कर सकते हैं पूरी तरह। ओके ओके। अब अगर हम बात करें तो इसी के साथ हमारे लॉन्ग आंसर टाइप भी खत्म हो गया। तो अब हमारा खाली बचा है मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चंस। तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस करें, तो सबसे पहला अगेन वो एक काम हमारे चैप्टर के यूजेस के क्वेश्चन आ गए। मैच द फॉलोइंग का 76th क्वेश्चन, 79th क्वेश्चन, जो बेसिकली ये बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम 1 टू कॉलम 2। और कॉलम 1 में उन्होंने थोड़े बहुत केमिकल्स दिए और कॉलम 2 में दिया है उससे बेसिकली क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या डिजीज तुम ट्रीट कर सकते हो। तो अगेन ये याद करने वाली चीज है, तो ये मैं क्विकली ऐसे लिख दूंगा। ठीक है। तो पहला वाला जो हम बात कर रहे हैं क्लोरएम्फिनिकॉल। ठीक है। तो क्लोरएम्फिनिकॉल बेसिकली एक टाइफॉइड फीवर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है। तो क्लोरएम्फिनिकॉल इज यूज्ड टू ट्रीट टाइफॉइड फीवर। ओके, टाइफॉइड फीवर। और इसकी एक चीज ये है कि क्लोराम्फेनिकॉल जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। ठीक है। थायरॉक्सिन बेसिकली यूज होता है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से यूज होता है। और जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन एक्सक्रीट करता है, सिक्रीट करता है, तो फिर उससे क्या होता है, हमारे गले में थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, तो जैसे कि गला सूज जाता है टाइप दिखता है। उस बीमारी को हम बोलते हैं गॉइटर। ठीक है। तो 1 मैप हो रहा है सी के साथ और 2 मैप हो रहा है डी के साथ। ठीक है। क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन इज अगेन मलेरिया को प्रिवेंट करने वाला एक बीमारी, एक वो है केमिकल जिससे मलेरिया प्रिवेंट हो सकता है। और ये बेसिकली जो हमारा एक वायरस यूज होता है जो कि है प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये जो वायरस है, ये पैरासाइट है, ये मलेरिया कॉज करता है। एंड क्लोरोक्वीन इज वेरी हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर जो भी ये वायरस है। राइट। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड वाला है वो मैप हो रहा है ए के साथ। ओके। फोर्थ वाला क्लोरोफोम जो है, क्लोरोफोम अब हमने मूवीज में देखा कि क्लोरोफोम वो कपड़े में छिड़क के जब हमारे दुश्मन के मुंह पे लगा देते तो वो बेहोश हो जाता है। ठीक है। तो एक तरह से क्लोरोफोम जो है वो एक एनेस्थेटिक की तरह यूज हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन जा रहा है बी के साथ। ओके। तो ये जो है ये हमारा मैपिंग का की है इसमें क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 बेसिकली बोल रहा है कि ये हमारे पास जैसे SN1 रिएक्शन है। ठीक है। हमारे पास SN1 रिएक्शन है और बहुत सारे और रिएक्शन जैसे केमिकल इन एक्सटिंग्विशर और ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मैच करना है कॉलम 2 से कि कौन सा वाला हमें कहाँ दिख रहा है। ओवरऑल मैपिंग यही है। तो अब अगर हम बात करें तो हम देखते हैं पहला वाला। ठीक है। तो पहला वाला है SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन का अगर हम देखें तो यहाँ पर अब देखो हमें पता है SN1 रिएक्शन जनरली 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, वो तो है नहीं। तो अब हमें एक एक करके देखना होगा। विसिनल ब्रोमाइड्स क्या होते हैं, विसिनल होता है जब वो एक दूसरे में हो, और जेमिनल होता है जब वो एक एक के ऊपर हो। ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो ए की बात करते हैं। तो ए मतलब ये वाला जो है SN1 रिएक्शन, सॉरी 1 की बात करते हैं।
तो वन बेसिकली SN1 रिएक्शन का हमें पता है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से हो रहा है। और एक और चीज हमें पता है कि जनरली क्या होता है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव उतना होता नहीं है, ठीक है, जो कि किसके केस में होता है, SN1 रिएक्शन में केस में होता है। और अगर वो हाँ, हम अगर SN2 रिएक्शन के उसमें देखते तो हम एक इन्वर्जन देखते हैं हमारे प्रोडक्ट में, तो वो एक ऑप्टिकल एक्टिविटी उसका चेंज कर सकता था। ओके, लेकिन SN1 में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज नहीं हो रही उतनी, क्योंकि इन्वर्जन हो नहीं रहा है, वो जैसा वो था रिएजेंट था वैसा ही प्रोडक्ट आ रहा है। तो उसी के हिसाब से वन जो है वो सी के साथ मैप हो रहा है, क्योंकि रेसिमाइजेशन के साथ भी हम देखते हैं इन्वर्जन होता नहीं है प्रोडक्ट में। तो इट इज वेरी सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, इसीलिए हम वो मैप कर रहे हैं। सेकंड है कि केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर जनरली वो होते क्लोरोब्रोमोकार्बन्स। तो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि टू सीधा मैप हो रहा है ई के साथ, ठीक है। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स जो है वो हम देख सकते हैं एल्कीन्स या तो ये देगा या तो ये देगा। अब डाइब्रोमो में क्या, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, ठीक है। सो दैट गिव्स मी विसिनल डाइब्रोमाइड्स। सो हमारा जो थ्री है वो मैप हो रहा है ए के साथ। ओके, अल्कलाइडीन हैलाइड्स बेसिकली, लेकिन वो जेम हैलाइड दे रहा है, जैसे हमने इथाइलिडीन में देखा था वो ये दे रहा है, राइट। सो दिस इज जेमिनल, दिस इज विसिनल, तो वो जेम डाई हैलाइड होता है। इथाइलिडीन जो हमने देखा था तो उसी को उन्होंने एक जनरलाइज कर रखा है अल्कलाइडीन हैलाइड में, तो वो सीधे जा रहा है हमारे बी के साथ, जेम से। और बचा फिर क्या, हमारा फिफ्थ वाला बचा है जो कि जा रहा है डी के साथ। दैट इज द की फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब 81st में हमें बेसिकली मैच करना है कि कॉलम वन कौन से क्लास में गिर रहा है कॉलम टू के। अब देखो, ए क्या है, ओपन चेन में लगा है तो ये अल्काइल है, ठीक है। तो क्लियरली वन तो सीधा सीधा बी के साथ जा रहा है। टू की अगर हम बात करें तो ये हमारा अलाइल होता है, तो अलाइल स्ट्रक्चर ये है। अब यहां तुमने एक हैलोजन करेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, ये अलाइल हैलाइड हो गया, डी। थर्ड वन, थर्ड वन की बात करें तो बेंजीन पर डायरेक्टली अटैच है तो वो एक अराइल हैलाइड हो गया। और बचा क्या, फोर्थ वाला जो जा रहा है ऑप्शन डी के साथ, बी सी के साथ, जो कि ये क्या है, डायरेक्ट वीनाइल हैलाइड है। ओके, सो दैट इज अ वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं एक ठीक ठाक क्वेश्चन में। तो हमें दिया ही ये, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, हाँ, हमें दिया ही ये 82nd क्वेश्चन में, और हमें बेसिकली मैप करना है कि किस रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है। ओके, अब पहला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत डिस्कस करा है पिछले लेक्चर्स में, हैलोएल्कीन्स और हैलोएरीन्स पे। हमारा क्या होता है, हम यूज करते हैं FeCl3 के साथ Cl बेसिकली, और ये क्या देता है हमें, एक Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है, राइट। और यही Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो है फिर वो बाद में जाके हमारे इस बेंजीन के हैलाइड या बेंजीन का जो भी प्रोडक्ट है या कंपाउंड है उसमें जाके अटैच होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है और ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करता है, सो वन बेसिकली बी के साथ चले जाता है, क्योंकि वो हमें दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड वाला हम अगर देखें तो ये हमारा बेसिकली मार्कोव निकोव रूल है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है यहाँ पर, और यही वो है हमारा मार्कोव रूल भी यही यूज हो रहा है। ओके, तो दैट इज ऑप्शन डी, टू गोज विद ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम आते हैं थ्री पे। तो थ्री में क्या हो रहा है कि जो ये OH है ये इस I के साथ रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है उस I की जगह आ रहा है, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर हम देखें वहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज यहां बना तो वो वेरी हाईली स्टेबल भी होगा, ठीक है। तो दैट विल क्लियरली फॉलो SN1 मैकेनिज्म। तो हमारा जो थ्री है वो इस ऑप्शन SN1 के साथ जा रहा है, जो कि E होना था लेकिन उन्होंने F दिया है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये F होगा, ठीक है, नहीं तो E होना चाहिए लॉजिकली।
नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो ये NaOH Cl के उसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा ये एरोमेटिक कंपाउंड में ये जो OH है ये आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो 4 जा रहा है A के साथ, ठीक है। और फिफ्थ वाले की अगर हम बात करें, अल्कोहलिक KOH सीधा सीधा एलिमिनेशन होता है हर बार, और एलिमिनेशन में क्या फॉलो होता है, सेड्स-एफ रूल फॉलो होता है। तो फिफ्थ वाला जा रहा है C के साथ, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली ये सारे रिएक्शंस एक्चुअली हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर आ रहा है नॉमेनक्लेचर का बात आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा इस कंपाउंड्स पे फोकस करते हैं क्योंकि हमें बेसिकली इसका नॉमेनक्लेचर करना है। ओके, और इसका नॉमेनक्लेचर यही कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, पहला कंपाउंड जो है ये है। ओके, अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है। अब तुम प्रायोरिटी किसको दोगे, सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड को? तुम प्रायोरिटी हमेशा बॉन्ड को देते हो। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। तो 4 पे ब्रोमो है, 2 पे इथीन, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, एंड पेंटीन है तो इट इज 4 ब्रोमो पेंटुइन टाइप होगा। तो इट क्लियरली ये बता रहा है कि जो ऑप्शन 1 जा रहा है वो जाएगा हमारे ए के साथ। ओके, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा, उसको पूरे नीचे कर देते हैं, 83rd डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली 1 जा रहा है ए के साथ। सेकंड वाला अगर हम देखें, ठीक है, ये है। अब तुम्हें इसमें लेना है सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ देखो वापस है, 3 पे मीथाइल है, 4 पे ब्रोमो है, 2 पे ईन है। अल्फाबेटिकली और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अगर इसको हम लिखेंगे तो 2 जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट वाले पे, तो इट इज दिस। लाइक ऑलवेज तुम वापस डबल बॉन्ड को या फिर Br को दोगे प्रायोरिटी, ठीक है। तो यही चीज, अब यहां पर एक मिथाइल भी है। ओके, अब तुम्हें बनाना है यहां पर अपना लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 वाला बन रहा है। ओके, तो ये एक सीधे सीधे क्या होगा, 4 ब्रोमो और पेंट टू ईन, ठीक है। मान लो ये, तो ये एक इसके साथ जा सकता है, ए के साथ जा सकता है। अब मान लो हमने ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंफर्म कर लिया। ओके, तो 1 कायदे से जाना, 3 भी कायदे से जाना चाहिए ए के साथ। ओके, लेकिन अब जैसे अब ये दोनों भी चीजें हैं, राइट, उन्होंने कोई और ऑल्टरनेट नाम पूछे, तो 1 2 3 4, ये अब 5 की जगह ये एक मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो तब क्या होगा कि ब्रोमो मिथाइल सब हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि तुम नंबरिंग वहीं से शुरू कर दोगे। बट करेक्ट आईयूपैक नेम बेसिकली इसका ये है कि यही कंपाउंड है इन दी एंड ना, वो तो यही होगा उसका नेम। एनीवेज, नेक्स्ट फोर्थ वाले पे आते हैं। तो ये बन रहा है, और एक ऐसा कुछ है। ओके, ब्रोमीन है, तो दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ कार्बन। ओके, और अब नंबरिंग हम कहाँ शुरू करेंगे, नंबरिंग हम शुरू करेंगे यहां से। तो 1 2 3 4 5। 2 पे मिथाइल है, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे ईन है, और ये क्या है, 5 कार्बन से पेंटीन है, तो 4 जा रहा है डी के साथ। ओके, तो दैट इज 83rd क्वेश्चन गाइस। अब 84th क्वेश्चन, अब क्या है, थोड़े नेम्ड रिएक्शन है जिसका नाम हमें देना है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले रिएक्शन के बारे में। तो पहला रिएक्शन बेसिकली क्या था, हमने ये पिछले लेक्चर में भी देखा था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने थोड़ा सा इस रिएक्शन को देखा था। बेसिकली 77 क्वेश्चन जब हमने देखा था तो हमने बात करी थी वुड्स रिएक्शन के बारे में, और तब मैंने बताया था आपको कि आप 2 RX लेते हो, Na के प्रेजेंस में उनको निकालते हो, और वो दोनों X एलिमिनेट हो जाएंगे उनके बीच में, और बचा हुआ एक एल्केन टाइप वो आएगा, उसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, उसका पूरा नाम है, लेकिन वो वुड्स रिएक्शन
से भी तुम्हें जाना जाता है वो, ठीक है। तो उससे हमें पता चल रहा है कि 84th के केस में हमारा 1 जा रहा है सीधा बी के साथ, ठीक है। 2 की अगर हम बात करें तो ये होता है पर्टिकुलरली ये बेंजीन के केस में अगर हो जाता है तो फिटिक रिएक्शन बन जाता है वो, ठीक है। बस ये याद रखने वाली बात थी यहाँ पर। तो ये जाएगा 2 जाएगा ए के साथ। अब अगर हम 3 के बारे में बात करें तो यार देखो, ये डायazonium सॉल्ट था, उसमें कॉपर, ये हमने भी देखा है पिछले वाले रिएक्शंस में, ठीक है। और ऐसे रिएक्शंस का टेक्निकल नाम जो है वो है सैंड मेयर्स रिएक्शन, क्या अगर अमाइंस में पढ़ेंगे आप। और सैंड मेयर रिएक्शन बेसिकली यूज होता है कि जब हमें एक हैलोजन सब्स्टिट्यूट करना है डायazonium सॉल्ट की जगह। फिर NaI और ड्राई एसीटोन, बेसिकली ये वाला बचा एक ही ऑप्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो उससे पता चल सकता है। लेकिन जब भी हम NaI को यूज करते हैं तो कायदे से हम उसे फिंकलस्टीन रिएक्शन ही बुलाते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो अब इसके साथ ही हमने हमारा जो मैच द फॉलोइंग है वो खत्म कर दिया है। मैच द फॉलोइंग विद प्रेटी डायरेक्ट, है ना। तो अब हम करते हैं असर्शन और रीजन टाइप, जो कि लास्ट के फ्यू क्वेश्चंस बचे इस चैप्टर के। अब असर्शन रीजन टाइप में हमें एक चीज बताना है कि हमारा जो गिवन असर्शन है और जो रीजन है, पहले क्या वो रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट हैं, और फिर हमें ये बताना है कि ये जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट रीजन है या नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम 85th क्वेश्चन के साथ। तो 85th क्वेश्चन बेसिकली असर्शन बोल रहा है फॉस्फोरस क्लोराइड्स आर referred over thionyl are preferred over thionyl chlorides for the preparations of alkyl chlorides from alcohol, ठीक है। एंड रीजन ये बताया है कि फॉस्फोरस क्लोराइड्स गिव प्योर हैलाइड्स, ठीक है। अब अगर हम देखें कि बेसिकली थायोनिल क्लोराइड होता है SO2 प्लस HCl के रिएक्शन के साथ, और फॉस्फोरस के दो क्लोराइड्स होते हैं, PCl3 और PCl5, राइट। अब अगर हम देखते हैं कि क्या होता है जब हम थायोनाइल क्लोराइड देते हैं तो क्या होता है, SOCl2 देते हैं ना। तो जब हम SOCl2 देते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे गैस होते हैं। याद करो SO2 और CO2 आता है, ठीक है। तो ये गैस होते हैं, और हमारे जो कंपाउंड जिसमें भी ये रिएक्शन हो रहा है वहां पर खाली फिर बचा क्या रहता है, फिर बचा रहता है हमारे अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो उसके साथ ये होता है, तो प्योर प्योर अल्काइल हैलाइड बेसिकली SOCl2 के साथ आ रहा है और PCl3 और PCl5 के साथ नहीं आ रहा है। तो असर्शन तो गलत हो गया, रीजन भी गलत हो गया। अब अगर असर्शन गलत है, रीजन गलत है, तो कोई फायदा नहीं है देखने के लिए कि ये असर्शन का रीजन ये है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 86th क्वेश्चन पे, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये दिया है। और रीजन दिया है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो सबसे पहले ये ऑर्डर जो है हमने पहले भी देखा था बॉइलिंग पॉइंट का। तो बेसिकली लॉजिक ये है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, आयोडीन का बहुत बड़ा साइज है, तो ओवरऑल सरफेस एरिया कायदे से बड़ा हो रहा है, ठीक है। और तो एक अब हम ये एक वो देख सकते हैं कि जितना ज्यादा भारी होता है उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, राइट, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर मास से भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि मोर द मास मोर द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और यही चीज हम बेसिकली बोल रहे हैं, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का कंसिडरेबली हायर है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स के साथ, क्योंकि उनमें की बेसिकली क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है। तो रीजन करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। और क्या ये रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ये पूरी तरह एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये इनकम्प्लीट हो सकता है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो हम बोल देंगे कि दिस रीजन इज नॉट द रीजन फॉर आर गिवन असर्शन, ठीक है। 87 क्वेश्चन पे आते हैं, KCN रिएक्ट्स विद methyl chloride to give methyl isocyanide।
Cn माइनस इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखो हमें पता है Cn माइनस एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये हमने आज के लेक्चर के स्टार्ट में ही डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन KCN रिएक्ट्स विद मीथाइल क्लोराइड। अब मीथाइल क्लोराइड है CH3Cl, इसके साथ KCN रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये बोल रहा है ये मीथाइल आइसोसाइनाइड देगा, मतलब ये देगा। ठीक है, अब हमने प्रेफरेबली ये देखा था कि जनरली जब ऐसा होता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा प्रेफर होता है, बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, और इस हिसाब से ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। देयरफॉर जो हमारा 87th क्वेश्चन है उसका असर्शन गलत है, लेकिन जो रीजन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। तो 88 बेसिकली ये बोल रहा है कि टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज वुड रिएक्शन टू गिव 2,2,3,3 टेट्रामीथाइल ब्यूटेन। In Woods reaction, reason ये है, in Woods reaction alkyl halides react with sodium in dry ether to give a hydrocarbon containing double in a hydrocarbon containing double the number of carbon atoms present in the halide. Okay, तो अब अगर हम देखें 88th क्वेश्चन, असर्शन बेसिकली ये बोल रहा है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बेसिकली ये जो है Br। अब इनमें क्या हो रहा है, हम दो ऐसे कंपाउंड्स ले रहे हैं, इन दोनों को निकाल रहे हैं और ये कंपाउंड आ रहा है हमारा। ठीक है, अब अगर हम देखें, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो कंपाउंड है यही हमारा, इसका नेम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, जो कि है 2,2, 3,3 टेट्रामीथाइल ब्यूटेन। तो असर्शन करेक्ट है। वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये बोल रहा है अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव अ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन द हैलाइड रिएक्शन, जो कि ये है। तो असर्शन एंड रीजन जो है ये ट्रू है, एंड रीजन बेसिकली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। यहां पर हो तो रहा है वुड्स रिएक्शन ही ना इन दी एंड, तो दैट इज व्हाई 88th क्वेश्चन में असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, एंड असर्शन इज बेसिकली, असर्शन का करेक्ट रीजन यही है। 89th क्वेश्चन पे बात करें तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरीन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रीजन दिया है नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बेंजीन रिंग। अब अगर हम बात करें, मान लो नाइट्रो ग्रुप लगा इस पे यहां, तो क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा, और एक बार उसने इलेक्ट्रॉन्स अपने ओर खींचना शुरू कर दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कम होगी। अब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, न्यूक्लियोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल फिर आराम से इधर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहां पर भी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, ये 89th क्वेश्चन पे, एंड रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द गिवन असर्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, इन मोनोहैलोएरीन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन occurs at ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। हैलोजन इज अ रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, देखो हैलोजन एक तरह से रिंग डीएक्टिवेटर तो है, तो रीजन करेक्ट है। और अब हमने देखा है जैसे मोनोहैलोएरीन्स बेसिकली है, ये हमारा एरीन है और यहाँ पर एक एच लगा है, और यहाँ हमें पता है कि ये जनरली जाता है ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा जाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो 90 में असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। अब तुम्हें चेक करना है कि क्या ये रीजन जो है वही असर्शन का ये है। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है, इस एक्स की प्रेजेंस की वजह से जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज आता है वो आता है खाली ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या बोल रहा है कि वो नेगेटिव चार्ज जो वहां पर प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि एक जगह अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई एक पॉइंट पे तो ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रोफाइल वो प्रेफर करेगा। ठीक है, लेकिन जो रीजन इन्होंने दिया हैलोजन इज अ रिंग डीएक्टिवेटर, वो स्टेटमेंट करेक्ट है,
लेकिन वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो पैरा क्यों जा रहा है, वो उस चीज का एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। तो 90 का आप बोलोगे assertion and reason both are correct, but the reason is not the correct explanation of the assertion that is given to us. ठीक है। 91st क्वेश्चन की अगर हम बात करें, aryl iodides can be prepared by the reaction of arenes with iodine in the presence of an oxidizing agent. वो ये करेक्ट है, क्योंकि हम याद करो जब हमने ऐसे पढ़ा था, ठीक है, कि वो आयोडीन सीधा आ जाता है और फिर वो ऐसे लग सकता है, तो हमने एक चीज हमने वो बोली थी कि आयोडीन जो है वो जो कंपाउंड फॉर्म है वो और आगे जाएगा और वो रिएक्शन फिर बैकवर्ड उसमें प्रोग्रेस करना शुरू कर देगा। हमने ये पिछले या उससे पहले लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो पूरा रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि वो जो HI या जो भी चीज फॉर्म होगा वो आयोडीन बन जाएगा, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जो पहला वाला है कि अराइल आयोडाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शंस ऑफ अरीन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ट्रू है, असर्शन ट्रू है। रीजन उल्टा दे दिया उन्होंने, क्योंकि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक है। 92nd क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो बोल रहा है इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू दैट इन क्लोरोईथेन। ठीक है, और फिर इन्होंने बोला है, रीजन दिया है, क्लोरीन कार्बन इन क्लोरोबेंजीन एज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो रीजन के ऊपर हम बात करते हैं, तो हम जब रीजन देखते हैं, हमने पढ़ा था बेंजीन क्लोरीन होता है, क्लोरीन पे होते हैं लोन पेयर्स। अब वो यहाँ के रेजोनेंस पे आ जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक पार्शियल डबल बॉन्ड तो यहाँ रहता है। इस हमने बोला ये एक रीजन है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे जो अराइल हैलाइड्स हैं वो हमारे अल्काइल हैलाइड से कम रिएक्टिव हैं। तो रीजन तो करेक्ट है। अब इसी की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग कम पॉसिबली होता है, हमने पढ़ा था, और इसीलिए हम बोल रहे थे कि इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा कंपेयर टू कुछ ऐसा वाला बॉन्ड, सीधा ऐसा, राइट। बस यही चीज ये असर्शन भी बोल रहा है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, 93rd क्वेश्चन पे आते हैं। तो 93rd क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो ऑक्टेन proceeds with the inversion of configuration. This reaction proceeds through the formation of carbocation. ठीक है, तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन, एक ऑक्टेन है, अब ऑक्टेन होता है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 पे ब्रोमो है। ओके, अब हमें पता है ये जाएगा SN2 मैकेनिज्म के साथ, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कार्बोकैटायन स्टेबल उतना नहीं है। ठीक है, अब अगर वो SN2 मैकेनिज्म के साथ जा रहा है तो इन्वर्जन तो होगा, मतलब असर्शन इज ट्रू। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन तो फॉर्म नहीं होता है, इसका मतलब रीजन इज फॉल्स, है ना, क्योंकि रीजन तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, जो कि SN2 में नहीं होता है। SN2 में इन्वर्जन होता है, तो असर्शन सही है, लेकिन तुम्हारा जो रीजन है वो गलत हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम 94th क्वेश्चन पे। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, जो कि ये है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है, अब देखो क्लोरीन है तो क्लोरीन इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, देयर इज नो चांस कि हमारा नाइट्रो मेटा पोजिशन पे आए, है ना। तो एज सच ये वाला जो असर्शन है, असर्शन इज रॉन्ग, assertion is wrong, whereas if we talk about the reason,
NO2 जो है एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, विच इज अ ट्रू थिंग। अगर हम बेंजीन में NO2 ग्रुप लगाए तो वो एक मेटा डायरेक्टर है, लेकिन हमारे इस केस में क्लोरीन पहले से पड़ा हुआ है, और क्लोरीन होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो रीजन इज करेक्ट, लेकिन असर्शन इज रॉन्ग। ठीक है, जो रीजन स्टेटमेंट है दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसी के साथ हमने हमारा असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस भी खत्म कर दिया है, और इसी के साथ हमारा जो हैलो एल्कीन्स और हैलो अरीन्स वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। ठीक है, क्वेश्चंस करते रहना, प्रैक्टिस करना, एंड जीओसी पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आपको थोड़े बहुत याद नहीं है, जीओसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।